नमस्ते भारत। इस वीडियो में हम एडुटेरिया एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट को पढ़ रहे हैं और यह एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के एनसीईआरटी को कवर करता है। हमने जो है हिस्ट्री के एनसीईआरटी से स्टार्ट किया है और हिस्ट्री के सेट नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है और सेट 2 को हम पढ़ रहे हैं और सेट 2 के भी हमने 45 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिया है। आज हम 46 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। 46 क्वेश्चन क्या है कि टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन पूछ रहा है, सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन क्या है कि टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे। तो ये कथन सत्य है कि रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि जो उस समय अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से शिक्षा दी जा रही थी, स्कूल का जो माहौल था वो माहौल उनको दमनकारी लगता था और उस माहौल के, उस शिक्षा व्यवस्था के जो है वो कड़े आलोचक थे। उनका कहना था कि जो शिक्षा है वो शिक्षा जो है रचनाशील होना चाहिए, प्राकृतिक परिवेश में दिया जाना चाहिए, जिससे कि शिक्षा जो है अधिक से अधिक सृजनात्मक शिक्षा दिया जा सके। तो इसके वो जो है समर्थक थे और जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित शिक्षा व्यवस्था थी उसके वे कड़े आलोचक थे। तो इस वजह से कथन एक सत्य है कि अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति से रविंद्रनाथ टैगोर जो है खुश नहीं थे। दूसरा कथन क्या है कि उनके अनुसार यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो ये कथन सत्य है और इसी के लिए उन्होंने जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की भी स्थापना की। शांति निकेतन की स्थापना की जो कि कलकत्ता में आज भी जो है चल रहा है शांति निकेतन, और शिक्षा के लिए एक अच्छी खासी जो है संस्था के रूप में आज भी जाना जाता है। और शांति निकेतन जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कब स्थापित किया जाता है, तो ये 1901 में स्थापित किया जाता है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो कि एक बहुत ही ग्रामीण परिवेश शहर से काफी दूर स्थापित किया जाता है, जिससे कि प्राकृतिक परिवेश में ही जो है लोगों को शिक्षा, बच्चों को शिक्षा जो है दिया जा सके। तो इसके ये पक्षधर थे कि शिक्षा जो है प्राकृतिक परिवेश में ही दिया जा सकता है और शिक्षा को जो है अधिक से अधिक रचनात्मक बनाया जा सकता है। तो दूसरा कथन क्या है, सही है। तीसरा कथन क्या है कि टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। तो ये कथन भी क्या है, सत्य है। वहीं जहां गांधी जो है जो पश्चिमी सभ्यता की शिक्षा थी उसके वो कड़े आलोचक थे। गांधी पश्चिमी शिक्षा सभ्यता के गांधी जो है कड़े आलोचक थे। वहीं टैगोर जो है, टैगोर आलोचना तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ जो उनका कहना था कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में जो कुछ अच्छी चीजें हैं उनको भी जो है हम ले सकते हैं। तो एक तरह से वो सम्मिश्रण, पश्चिमी शिक्षा पद्धति और जो है भारतीय शिक्षा पद्धति, दोनों का ये सम्मिश्रण पे बल देते थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये थोड़ा सा गांधी और टैगोर के विचारों में अंतर है। तो तीसरा कथन भी क्या है, सत्य है, क्योंकि टैगोर जो है आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे कि दोनों के जो भी अच्छे अच्छे चीजें हैं उसको लिया जाए और दोनों को मिला करके एक कॉम्बो तैयार किया जाए, वैसे शिक्षा पद्धति जो है लोगों को दी जाए। तो तीसरा कथन भी सही है। सत्य कथन ही पूछ रहा था इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। एक कथन भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। 1 2 3 तीनों कथन सही है। तो आप थोड़ा सा जो है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में याद रखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है एक पुस्तक लिखी गई जो कि गीतांजलि। गीतांजलि एक पोएट्री की पुस्तक है, पोएट्री यानी कविता की पुस्तक है। और इस कविता को जो है 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला है, नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज मिला है 1913 में। वो भी साहित्य का नोबेल प्राइज गीतांजलि को मिला है और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। तो ये पूछा जाता है गीतांजलि के बारे में, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। वहीं जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो गीत लिखा गया वो 2 देशों के द्वारा राष्ट्रगान बना। तो आप उसको याद रखेंगे, जैसे कि भारत का जो राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है जन गण मन, जन गण मन, ये किनके द्वारा लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। वहीं बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम बना है, अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला, ये भी जो है किनके द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जो है आप इतनी चीजों को, बेसिक चीजों को याद रखेंगे। हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सती शब्द का क्या अर्थ होता था। तो सती शब्द का उस समय जो अर्थ था सदाचारी महिला था
और सती शब्द यहाँ इसलिए क्वेश्चन दिया बनाया हुआ है क्योंकि उसमें चैप्टर में सती प्रथा का जिक्र किया हुआ है कि सती प्रथा जो प्रचलन में था 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में, जिसका 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसको खत्म भी किया जाता है। तो सती प्रथा, तो इसी सती प्रथा में जो सती शब्द है, तो उस समय सती शब्द का क्या अर्थ होता था तत्कालीन समय में, तो एक सदाचारी महिला के रूप में लिया जाता था कि जो ऐसा सती होने का काम करती है उसको महिमा मंडित करने का काम किया जाता था। और कहा जाता था कि वो महिलाएं जो पति के मरने के बाद जो है स्वेच्छा से सती हो जाती हैं, यानी कि पति के मृत्यु के बाद जो है पति के साथ ही वो जल जाती थी, तो उनको जो है सती कहकर एक तरह से सदाचारी महिला कर कर जो है उन्हें महिमा मंडित किया जाता था। तो सदाचारी महिला तत्कालीन समय के अर्थों में है। और इस सती प्रथा का अंत जो है, और इस सती प्रथा का अंत कब किया गया है, तो सती प्रथा का अंत जो है 1829 में किया गया है। यही राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया गया, राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया गया है। और इनके प्रयासों से जो है सती प्रथा के लिए जो है बंद करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया। और इस अधिनियम बनाने में जो है किसने समर्थन किया, सपोर्ट किया, तो उस समय का जो गवर्नर जनरल था, उस समय का गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किसके गवर्नर जनरल के काल में जो है सती प्रथा का अंत किया गया, तो उस समय विलियम बेंटिक के गवर्नर जनरल काल में सती प्रथा का जो है अंत किया गया 1829 में। और ये विलियम बेंटिक कब से कब तक जो है गवर्नर जनरल रहता है, तो 1828 से 35 तक जो है विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल रहता है। तो उसी बीच में 1829 में सती प्रथा का जो है अंत करने का काम किया जाता है, उसके निषेध के लिए अधिनियम लाया जाता है और राजा राम मोहन राय के प्रयास से ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा राम मोहन राय से है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन क्या है कि उन्होंने कोलकाता में ब्रह्मो सभा की स्थापना की। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की जाती है। तो पहला कथन क्या है, सत्य है। और ये ब्रह्म सभा की स्थापना कब की जाती है, तो 1828 में की जाती है। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म सभा की स्थापना कब की जाती है, 1828 में। दूसरा कथन क्या है कि राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे। तो ये कथन भी सत्य है कि राजा राम मोहन राय जो है पश्चिमी शिक्षा के कुछ गुणों को अपनाने पर बल देते थे। तो दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा कथन क्या है कि राजा राम मोहन राय ने विधवा महिलाओं की समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मांग की। तो तीसरा कथन जो है गलत है। राजा राम मोहन राय ने जो है विधवा महिलाओं के लिए काम करने का काम नहीं किया था, बल्कि जो है सती प्रथा के अंत में, अभी हमने देखा था कि सती प्रथा के अंत के लिए जो है राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया था। तो राजा राम मोहन राय का नाम किससे जुड़ा हुआ है, सती प्रथा के अंत से जुड़ा हुआ है, इनके प्रयासों से 1829 में जो है सती प्रथा को समाप्त किया गया। तो विधवा महिलाओं के से इनका नाम नहीं जुड़ा है, बल्कि सती प्रथा से नाम जुड़ा है। और सती प्रथा के अंत के लिए जो है कानून बनाने की इन्होंने मांग की थी। तो इसलिए कथन तीसरा क्या है, गलत है। और यहाँ विधवा महिलाओं के लिए समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने के लिए जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने काम किया था। तो इसलिए यहाँ पे तीसरा कथन क्या हो गया, गलत हो गया। पूछ रहा था सत्य कथन, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। केवल 1 और 2 कथन जो है क्या है, सत्य है, तीसरा कथन असत्य है। तो आप थोड़ा सा राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ बेसिक बातों को याद रखेंगे। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, क्योंकि उनके द्वारा काफी कुछ सामाजिक सुधार जो है किया गया है। तो कुछ कुछ जहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 1815 में जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना की जाती है आत्मीय सभा की। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की जाती है राजा राम मोहन राय के द्वारा। वहीं जो है 1825 में जाकर के 1825 में स्थापना की जाती है वेदांत कॉलेज की। वेदांत कॉलेज की स्थापना की जाती है राजा राम मोहन राय के द्वारा। और 1828 में हमने देखा है ब्रह्म सभा की स्थापना की जाती है। और राजा राम मोहन राय को जो है, राजा राम मोहन राय को कुछ नामों से पुकारा जाता है, कुछ नामों से इनको उपाधि दी गई, जहां से क्वेश्चन रहता है। तो ये आप याद रखेंगे, इनको क्या क्या कहा जाता था। तो अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, अतीत और भविष्य के मध्य
जो है सेतु, इनको कहा जाता था राजा राम मोहन राय को। वहीं भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत के पिता भी जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता था। साथ ही जो है भोर का तारा भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता था। तो इतना नाम जो है इनको दिया गया कि अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, साथ ही जो है आधुनिक भारत के पिता और भोर का तारा। एक वही जो है राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी माना जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारा काम किया राजा राम मोहन राय ने। इस वजह से जो है पत्रकारिता का अग्रदूत के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। और राजा राम मोहन राय के द्वारा कुछ पत्रिका लिखी गई है, उस पत्रिका का आप नाम याद रखेंगे। वैसे तो बहुत सारी पत्रिका इन्होंने लिखी, लेकिन कुछ जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, संवाद कौमुदी अक्सर पूछता है कि संवाद कौमुदी जो है किनकी पत्रिका है, तो ये राजा राम मोहन राय की है। वहीं मिरातुल अखबार जो कि फारसी में लिखा गया था, तो मिरातुल अखबार भी राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। और राजा राम मोहन राय जो है बहुत सारी भाषाओं के जो है जानकार थे, बहुत सारी भाषाएं ये जानते थे और इनको नई नई भाषाएं सीखने और पढ़ने का जो है काफी शौक था। और ये राजा राम मोहन राय से रिलेटेड आप इतने पॉइंट को जो है ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं कि प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल आरंभ की। तो प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर, प्राचीन ग्रंथों का रेफरेंस देकर के समाज सुधार करने का काम जो है किनके द्वारा किया गया है, तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया है। राजा राम मोहन राय जो है चाहे उपनिषद हो, वेद हो, वेदांत हो, इन सब का वो रेफरेंस लेते थे किसी भी सामाजिक सुधार को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासन काल में पारित किया गया। तो विधवा विवाह का कानून जो है जो पारित किया गया है, तब गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग है। कैनिंग जो है गवर्नर जनरल था। डी नंबर आंसर हो जाएगा। और ये विधवा विवाह कानून जो है कब पारित किया गया है, तो 1856 में विधवा विवाह कानून अधिनियम लाया गया। उस समय गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। और लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल का आप समय याद रखेंगे, 1856 से 62 तक ये गवर्नर जनरल रहता है। और इसी बीच में 1856 में विधवा विवाह के समर्थन में एक अधिनियम जो है पारित किया जाता है। और किनके प्रयासों से पारित किया जाता है विधवा विवाह के पक्ष में कानून, तो ये भी आप याद रखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप जो है विधवा विवाह के पक्ष में जो है एक कानून, एक अधिनियम पारित किया जाता है। इतना याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों व उनके क्षेत्र का मिलान करें। यानी लड़कियों के लिए जिन्होंने स्कूल खोलने का काम किया, लड़कियों के लिए शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम किया, तो उनका नाम जो है मैच करना है उस क्षेत्र से। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा राव फूले, आर्य समाज, भोपाल की बेगम। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो है, अभी हमने पढ़ा कि विधवा विवाह कानून से रिलेटेड भी कानून बनाने में इनका योगदान था, वहीं लड़कियों की शिक्षा के लिए भी इन्होंने काफी कुछ काम किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो है कोलकाता में स्कूल खोला गया लड़कियों के लिए, तो एक का बी हो जाएगा। ज्योतिबा राव फूले के द्वारा जो है महाराष्ट्र में खोला गया स्कूल, 2 का ए हो जाएगा। वहीं आर्य समाज के द्वारा जो है पंजाब में खोला गया, और भोपाल की बेगम के द्वारा जो है अलीगढ़ में खोला गया। तो 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी और 4 का डी। डी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप कुछ पॉइंट को जो है याद रखेंगे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर को तो हमने देख ही लिया था। वहीं ज्योतिबा राव फूले की बात आई है, तो ज्योतिबा राव फूले के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है गुलामगिरी। ज्योतिबा राव फूले की एक पुस्तक है गुलामगिरी, तो इनके द्वारा लिखी गई 1873 में। ये लगभग पूछता है बीपीएससी कि गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ज्योतिबा राव फूले के द्वारा लिखी गई है, 1873 में लिखी गई है। एक पॉइंट और याद रखेंगे, आर्य समाज की स्थापना जो है कब की जाती है, 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की जाती है। दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की जाती है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या है,
तो 52 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना। पहला कथन क्या है कि ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की एक किताब प्रकाशित की, तो ये कथन सही है। दूसरा है कि पंडिता रमाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी, तो ये कथन गलत है। पंडित रमाबाई ने किताब लिखी, लेकिन हिंदू धर्म में भी जो उच्च जाति की महिलाएं थी, उनकी जो स्थिति थी समाज में, उस पर, उनकी दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी। तो उच्च जाति की महिलाओं पर किताब लिखने का काम जो है पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया था, तो इसलिए कथन दूसरा गलत हो गया। सत्य कथन पूछ रहा था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक कथन जो है सही है, दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित करने का काम जो है 1929 में किया गया था। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया गया, जिसमें कि विवाह का उम्र जो है लड़कियों के लिए 16 साल और लड़कों के लिए जो है 18 साल रखा गया। और इसी बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को में सुधार करके फिर लड़कियों के लिए जो है 18 साल, लड़कों के लिए 21 साल कर दिया जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था। तो परमहंस मंडली का गठन जो है 1840 में किया गया है। और कहाँ किया गया है, तो ये बम्बई में किया गया है। बम्बई में किया गया है ताकि जाति उन्मूलन का काम जो है किया जा सके। फिर हम अगली वीडियो में जो है 55 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, साथ ही शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।